हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कैनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब क्या है यहाँ पे? केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन, और कैनेटिक्स का मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड कह ले या फिर रेट कह ले। तो इन सिंपल वर्ड्स केमिकल कैनेटिक्स का मतलब है वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो व्हाट इज केमिकल कैनेटिक्स? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि किस स्पीड से वो रिएक्शन होगा। अबाउट मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म का मतलब है कि वो रिएक्शन किस पाथ से होने वाली है, वन स्टेप में होने वाली है, टू स्टेप में होने वाली है। ये भी आप केमिकल कैनेटिक्स में पढ़ते हैं। एंड द फैक्टर्स which affect rate of chemical reaction। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम पर होने वाली है। जैसे कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती है विच आर वेरी फास्ट। जैसे आप एक एसिड लें और आप एक बेस लें, मिक्स कर दें, विद इन नो टाइम वो रिएक्ट कर जाएंगे और आपस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। जैसे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लें। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप मान लीजिए आप ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट लें और उसमें KCl डाल दें, तो विद इन नो टाइम वहां पे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है। अब कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन होने में बहुत टाइम लेता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में होती है। फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वो रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, टू स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं तो हमारे सामने तीन सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। जब भी कोई केमिस्ट एक केमिकल बनाने जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वो रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। तो ये सब आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है जो डिफाइन करता है कि प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा। क्या कहता है थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम। फिर सेकंड सवाल उसके पास ये होता है कि अगर वो फिजिबल रिएक्शन है तो कितना एक्सटेंट तक वो रिएक्शन कंप्लीट होगी इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले। तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो फिजिबल तो होती है लेकिन आपने जस्ट शुरू ही किया था और शुरू करते ही वो इक्विलिब्रियम अटेन कर बैठी, मतलब 1% ही रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ था और उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो क्या वो रिएक्शन करने का कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट ना के बराबर बनेगा। तो उस रिएक्शन को हम करना नहीं चाहेंगे। अब एक रिएक्शन ऐसी है जो 90% पर जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है या 99% पे जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, तो इन केसेस में प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा बनेगा।
तो ये रिएक्शन करने का बेनिफिट है। तो दूसरा सवाल जो केमिस्ट के सामने होता है वो होता है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है कि कितना कंप्लीशन के बाद वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, एट व्हाट टाइम ऑफ कंप्लीशन इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। दूसरा सवाल केमिस्ट के सामने ये होता है कि चलो ठीक है वो रिएक्शन फिजिबल है, अब अगर फिजिबल है तो कितने टाइम में वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। अगर वो 90% कंप्लीट होने पर इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है तो इसको एक गुड रिएक्शन माना जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनेगी। ये सब भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ये वाला टॉपिक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अब अगर वो रिएक्शन फिजिबल भी है, एक्सटेंट भी उसका अच्छा है कि बहुत बढ़िया कंप्लीट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म कर रही है, तो तीसरा सवाल फिर केमिस्ट के सामने आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है, जो आप पढ़ते हैं केमिकल कैनेटिक्स में। अब मान के चलो कि ये केमिकल बना रहे हैं, तो केमिस्ट ने सबसे पहले देखा क्या वो रिएक्शन फिजिबल है। मान के चलिए वो किसी ए रिएक्टेंट से कोई एक केमिकल फॉर्म कर रहा है बी, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो मान लो रिएक्शन फिजिबल थी। फिर उसने चेक किया एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कि क्या ये कंप्लीशन पर इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है या शुरू होते ही इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है। तो मान के चलो कि ये कंप्लीशन पर इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, तो इसको बढ़िया रिएक्शन कहा जाएगा। अब जब इसका स्टडी किया गया रेट, तो सबसे पहले इसका जब रेट स्टडी किया गया तो मान के चलो ये हो रही है 1 साल में कंप्लीट, मतलब इस ए से बी बन तो रहा है, लेकिन ये जो बी बन रही है 1 साल में बन रहा है। अब बताओ क्या इसको करने का कोई फायदा होगा? 1 साल में सिर्फ ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो कब आप ये प्रोडक्ट पैक करेंगे, कब आप ये प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे, कब ये मार्केट में सेल होगा, कब आपको पैसे मिलेंगे, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इस रिएक्शन को करने का भी बेनिफिट उसके लिए नहीं है। तो ये 3 सवाल होते हैं किसी भी केमिस्ट के सामने जब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल को प्रोड्यूस करने वाला होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ reactants and rate of appearance of product। अब मान के चलिए आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज A प्लस 2B गिव राइज टू 3C प्लस D। आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये आपके रिएक्टेंट्स है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिसअपियर हो रहे होंगे। तो किस स्पीड के साथ ये डिसअपियर होंगे उसको कहा जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब जब ये रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, खर्च होंगे, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो किस स्पीड से ये बन रहे होंगे उसको कहा जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन कह ले या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस कह ले, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बन रहे हैं। तो कैसे लिखा जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस? पहले डिसअपियरेंस लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा जाएगा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है रेट का? रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, अभी रिएक्टेंट का लिख रहे हैं वो ए है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा।
सेम अगर आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब ये चेंज कैसे निकाला जाता है? चेंज निकाला जाता है फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन, चेंज कैसे निकाला जाएगा? T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ए का। सिमिलरली अगर आप इसका चेंज निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाला जाएगा? वो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आपके पास हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अच्छा, जहां पे डेल्टा लगा होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें, जो एवरेज होता है वो एक टाइम इंटरवल के लिए होता है कि एक टाइम T1 था, फिर वहां से आपका जो रिएक्टेंट है वो टाइम T2 तक कंज्यूम हुआ, उस टाइम इंटरवल पे जो रेट देखा जाएगा वो एवरेज रेट होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस dV बाई dt, सेम ही होता है। इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये होता है यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसमें टाइम इंटरवल का चेंज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जब आप रेट को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। जनरली जब हमें फॉर्मुलाज वगैरह ड्राइव करने होंगे तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ही यूज करेंगे। कोई फर्क नहीं है, दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। बस अगर आप डेल्टा लिखते हैं तो वो एक एवरेज रेट हो जाता है। एवरेज रेट जो कि एक टाइम इंटरवल पर स्टडी किया जाता है कि टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक कितना चेंज हुआ होगा। और जो इंस्टेंटेनियस होता है वो एट एनी इंस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझे कि मान के चलिए कि आप यहां, मान लीजिए आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आप चंडीगढ़ से कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां पर जो पर्सन होगा वो आपसे पूछेगा कि आप किस स्पीड से आए हैं, तो आप उसको पूरे टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड बताएंगे कि पहले 60 पे चल रहे थे, फिर 70 पे चल रहे थे, फिर 90 पे हुए। जिस हिसाब से चलते गए आप उसको एवरेज बताएंगे कि लगभग इतनी स्पीड से हम चलकर आ रहे हैं फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2। और अगर आपसे, आपके साथ गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हैं, और अगर आप तब उससे उसकी स्पीड पूछेंगे तो वो एट एनी इंस्टेंट है, तो उस टाइम वो देख के बता देगा मैं 60 पे चल रहा हूं। तो एट एनी इंस्टेंट होता है जो, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और जो एक टाइम इंटरवल पर स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है एवरेज। सेम आप ऐसे ही लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। फॉर्मेशन का मतलब बन रहा है तो प्लस लगेगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। इसको कहा जाएगा एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? दैट इज डीसी बाय dt। प्लस, प्लस इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सेम आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो रेट ऐसे लिखा जाता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, जिसका भी रेट आप लिख रहे हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर आप इसी का इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस डी डी बाय डी टी। तो इस तरीके से आप लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस।
आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आपके पास है कंसंट्रेशन और ये है आपके पास टाइम। जब टाइम 0 रहा होगा तो आपके पास रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम रही होगी, मैक्सिमम, और उस टाइम पर प्रोडक्ट का अमाउंट, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये है आपके पास रिएक्टेंट और ये है आपके पास प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट की कर्व है। तो मान लीजिए आपने एक टाइम इंटरवल ये ले लिया T1, और एक टाइम यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन होगी R1, और एक टाइम इंटरवल आपने ये ले लिया T2, तो इस टाइम पर उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी R2। तो अगर आप स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ कर्व आपको देगा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी क्योंकि यहां पर आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो यहां पर जो आपके पास आएगा वो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं स्लोप, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा आपके पास T1 R1 और ये कोऑर्डिनेट बनेगा आपके पास T2 R2। कैसे निकालते हैं स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज T2 माइनस T1। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो अगर आप किसी भी कर्व का स्लोप निकालेंगे एट एनी टाइम इंटरवल पर अगर निकालेंगे तो आपके पास जो रेट आएगा वो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेम अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ इस टाइम पर देखना है, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर बताना है, तो आप जस्ट इस पर स्लोप निकाल लें। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम rate of reaction is equal to slope of curve। जो कैसे निकाल सकते हैं, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट ऑन कर्व। तो अगर आप किसी इंस्टेंट पर निकालना चाहते हैं तो जस्ट उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो वहां से आप उसकी स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। सिमिलरली ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो यहां पर भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं तो यहां पर जो मेरे पास रेट होएगा एट एनी टाइम इंटरवल टी, तो ये इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो रहा है, तो वो जो रेट होगा, अभी प्रोडक्ट का है तो वो क्या होगा, वो होगा डीपी बाय dt प्लस, और ये क्या होगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो ये है हमारे पास dr बाय dt। तो एट एनी इंस्टेंट को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस, और इंटरवल पर लिया तो कहा जाएगा एवरेज।
तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहीं पर आप यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं? मोल पर लीटर। टाइम आप किसी में भी ले सकते हैं, टाइम आप सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, डेज भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। तो यूनिट जो होंगी आपके पास वो होंगी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। या फिर अगर आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले रहे हैं तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी? प्रेशर की यूनिट एटीएम टाइम इनवर्स। प्रेशर आप बार में भी ले सकते हैं तो भी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? बार टाइम इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट्स है रेट ऑफ रिएक्शन की। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।